आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेटा और इतिहास के पन्नों से एक बेहद ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चीन, इन दोनों की विकास यात्राएं लगभग एक ही जगह से शुरू हुई थीं। लेकिन आज इनके आर्थिक परिदृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतिहास, कुछ नीतियों और बड़े संरचनात्मक फैसलों ने इन दो बिल्कुल अलग रास्तों को कैसे आकार दिया। चलिए सीधे इस आंकड़े पर आते हैं। $293। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी का शुरुआती बिंदु है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 के दशक तक भारत और चीन दोनों की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल समान थी? जी हाँ, ठीक $293। सोचिए, महज कुछ दशक पहले दोनों देश आर्थिक रूप से बिल्कुल एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने आज के इस इतने विशाल आर्थिक अंतर को जन्म दे दिया? तो सबसे पहले नजर डालते हैं 1980 की उस आर्थिक समानता पर, जो आज अर्थशास्त्रियों के लिए किसी ऐतिहासिक रहस्य से कम नहीं है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और बात करनी होगी शिक्षा और हमारी औपनिवेशिक विरासत की। देखिए, ये टाइमलाइन उस शुरुआती नुकसान को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। सबसे पहले आता है औपनिवेशिक काल, जहां संसाधनों का जमकर शोषण हुआ। लेकिन जो असली मोड़ था वो आजादी के बाद आया। शुरुआती दशकों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने से हम कहीं ना कहीं चूक गए। अब जरा इसकी तुलना उसी दौर के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन से कीजिए। उन्होंने ठीक उसी समय शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। अपने मानव संसाधन को, अपने लोगों को उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से मजबूत किया, और यही शुरुआती घरेलू नीतियां आगे चलकर विकास की दौड़ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब बात करते हैं विनिर्माण बनाम सेवा क्षेत्र की, यानी मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस सेक्टर, जिसने इस फासले को और भी चौड़ा कर दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे दो बिल्कुल अलग रणनीतियां अपनाई गई। एक तरफ भारत का वो आर्थिक मॉडल था जिसने कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर में एक लंबी छलांग लगा दी। हम सीधे सेवाओं में चले गए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहीं पीछे छूट गई। वहीं दूसरी ओर चीन ने बहुत ही तेजी से संरचनात्मक सुधार किए और उनका पूरा फोकस था बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग पर। इसी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की जिद ने उनकी विकास दर को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन सिर्फ मॉडल ही नहीं, हमें नौकरशाही और प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन की उस बड़ी बाधा पर भी बात करनी होगी। आर्थिक मॉडल से इतर इन आंतरिक घर्षणों ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता ने तो हमारी रफ्तार रोकी ही, लेकिन साथ ही नीतियों का बार बार बदलना और उन्हें लागू करने में होने वाली देरी ने पूरी व्यवस्था को सुस्त कर दिया। वो जो लाल फीताशाही है ना, जिसे हम रेड टेपिज्म कहते हैं, उसके और खराब बुनियादी ढांचे के कारण विदेशी निवेश आने में भारी रुकावटें पैदा हुईं। और इसका नतीजा क्या निकला? ब्रेन ड्रेन। अच्छी नागरिक सुविधाओं और बेहतरीन मौकों की कमी के चलते देश की सबसे शानदार प्रतिभाएं विदेशों की तरफ रुख करने लगीं। तो इन सब के बाद अब सवाल ये है कि आगे की राह क्या है? और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे विकास की नीतियां अब एक नया मोड़ ले रही हैं। डेटा बताता है कि 2014 के बाद से एक नए आर्थिक पथ की शुरुआत हुई है। कई बड़े ढांचागत सुधारों पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अनुमान यही बताते हैं कि जैसे जैसे हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, चीन के उस विशाल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के मुकाबले अभी भी एक काफी बड़ा फासला तय करना बाकी है। जो हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पहले आता है, 2025 और उसके बाद इस विशाल आर्थिक अंतर को पाटने के लिए वास्तव में किन दीर्घकालिक संरचनात्मक बदलावों की जरूरत है। हमने देखा कि कैसे शुरुआती दौर में शिक्षा की कमी, मैन्युफैक्चरिंग को नजरअंदाज करना और लाल फीताशाही ने ये बड़ी खाई पैदा की। तो क्या भविष्य का रास्ता सिर्फ नई नीतियां बनाने में है, या फिर जमीनी स्तर पर पूरे बुनियादी ढांचे के कायाकल्प में? ये भू राजनीति और अर्थशास्त्र का एक ऐसा पेच है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।